हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं लर्न विद अनीश यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, उसका मानक रूप क्या है, या उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ठीक, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहे हैं, पॉइंट बताने जा रहे हैं। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और आइए सीखते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो ये लिखा है द्विघात समीकरण, पहले से लिख रखा है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो जैसा कि नाम शब्द जो नाम है द्विघात समीकरण, उससे ही पता चला। द्वि का मतलब होता है दो, और घात का मतलब पावर, यानी दो घात वाली समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, द्विघात, यानी दो घात वाली समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। समीकरण क्या, जो निश्चित मान को संतुष्ट करती है उसे समीकरण कहते हैं। यानी वह बहुपद जिसके बराबर में जीरो लग जाएगा, और जिस बहुपद के बराबर में जीरो लग जाएगा वो समीकरण कहलाएगी द्विघात समीकरण। आइए अब सीखते हैं द्विघात समीकरण की परिभाषा। तो यहाँ पर परिभाषा क्या है द्विघात समीकरण की, पूरा सीखेंगे परिभाषा, द्विघात समीकरण की परिभाषा। तो ये सीधा हमने अर्थ बता दिया कि द्विघात वाली, दो घात वाली समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम ऐसी समीकरण में चर की अधिकतम घात दो हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण कहलाती है। समझ में आया कुछ? ऐसी समीकरण जिसमें चर मतलब एक्स वाई जेड जो भी होगा, चर की अधिकतम पावर दो हो। मैक्सिमम पावर दो होनी चाहिए, मिनिमम पावर भी दो होनी चाहिए, कम से कम दो पावर घात, उसकी अधिकतम घात दो होनी चाहिए। ऐसी वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। यानी उसमें जो चर होगा उसकी घात दो होनी चाहिए, दो से ना कम हो, अधिकतम कम से कम दो होनी चाहिए, और अधिकतम भी दो घात होनी चाहिए। तो दो घात वाली जो समीकरण होगी द्विघात समीकरण कहलाएगी। तो ये हमने परिभाषा लिख दी है, ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो, द्विघात समीकरण कहलाएगी। जैसे यहाँ पर हमने यक्स लिख दिया, यहाँ पर यक्स लिखा है, तो यहाँ पर एक्स की कितनी घात है, तो एक्स की यहाँ पर कोई घात आपको दिख नहीं, लेकिन ये एक घात होती है जब कोई घात नहीं। यहाँ पर वाई लिखा तो वाई की एक घात है, यहाँ पर वाई की ये 5 लिखा तो यहाँ पर वाई की घात कितनी है 5। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स की घात कितनी है 2। ठीक है, तो ये एक्स की घात 2, यहाँ पर एक्स की घात कितनी है 3। तो इस प्रकार से घात होती। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण वह होती है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 होनी चाहिए। तो अब आइए लिखते हैं, जानते हैं इसका मानक रूप क्या होता है। मानक रूप, इसको व्यापक रूप भी कहते हैं, व्यापक रूप। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड एसडी, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, एफ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप इसका। तो द्विघात समीकरण का आइए सीखते हैं मानक रूप क्या होता है। तो वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखिए इसका मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है जहां a डज नॉट इक्वल 0 तथा a कॉमा बी सी अचर राशियां हैं। कैसी राशियां हैं, अचर राशियां हैं, अचर राशियां हैं। क्या समझे आप लोग, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है जहां a डज नॉट इक्वल 0। यानी द्विघात समीकरण में a बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता है, a डज नॉट इक्वल 0 या a इज नॉट इक्वल 0। तथा ए बी सी जो इसमें पाई जा रही है, को दिख रहा, ये अचर का काम कर रहे हैं, चर का काम नहीं कर रहे हैं। चर इसमें केवल यक्स है, ये यक्स और ये एक्स चर है। ए बी सी यहाँ पर लिखी तो आपको अचर चर क्या है, जो संख्या होती है वो अचर कहलाती है, और जो अक्षर होते हैं वो चर कहलाते हैं। लेकिन एक्स जो है यहाँ पर
चर है और ए बी सी अचर राशियां होती हैं, गिनती के रूप में है, ठीक। लेकिन इसके और भी रूप होते हैं, ये तो मानक रूप हो गया, लेकिन द्विघात समीकरण के दो अन्य रूप भी होते हैं। वो कौन से रूप, आइए देखते हैं। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक हो गया, ठीक है। दूसरा रूप, जब b बराबर 0 हो, क्या हो, a बराबर 0 नहीं हो सकता, b बराबर 0 हो सकता है, c बराबर भी 0 हो सकता है। तो जब b बराबर 0 होगा तो क्या होगा, तो द्विघात समीकरण होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। और जब होगा c बराबर 0 तब द्विघात होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0। नोट कर लीजिए, द्विघात समीकरण के तीन रूप होते हैं। पहला रूप ये होता है, दूसरा रूप ये होता है, तीसरा रूप ये होता है। इसमें तीनों चर पाए जा रहे, अचर पाए जा रहे हैं, ए बी सी। इसमें जब b 0 होगा तो भाई जैसे मान रखो कि कैसे आ जाता है, तो देखो ऐसे आ जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो जब b बराबर 0 है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह क्या रखें, 0 गुणे एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, अब 0 से गुणा करो क्या आएगा, 0 प्लस सी बराबर 0। तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। तो समझ में आई बात। तो उसकी जगह जब 0 रख देंगे तो इस हिसाब से आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, और जब सी बराबर 0 रखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण होती है। तो सबके समझ में आ रहा होगा। तो ये होती है द्विघात समीकरण के तीन रूपों में पाई जाती है, ठीक है, द्विघात समीकरण। तो अब सबसे पहली बात आती है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई समीकरण द्विघात है या नहीं। तो द्विघात का मतलब है कि वो इन तीनों रूपों में पाई जा रही है तो द्विघात है, तीन रूपों में पाई जा रही है तो द्विघात है। बस मेन चीज में पकड़नी है कि जो यक्स का मान होना चाहिए, उसकी यक्स की जो घात होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। यक्स की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अधिकतम और कम से कम भी 2 घात होनी चाहिए, ठीक। 2 से ज्यादा है तो द्विघात नहीं, 2 से कम है तब भी द्विघात नहीं है। तो समझ में आप लोगों के आ रहा होगा। जैसे लिख दिया जाए बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये द्विघात नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार की जो समीकरण होते हैं द्विघात होते हैं। अब आपको संख्याओं में बता देते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो देखो ये द्विघात समीकरण क्यों है भाई, द्विघात समीकरण क्योंकि इसमें चर x है, x की अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए द्विघात समीकरण। अब यहाँ से अगर तुलना की जाए तो a बराबर कितना है, x का a किसे कहते हैं, तो जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है, और जो x का गुणांक होता है वो b। देख लीजिए यहाँ x का गुणांक है वो b, और ये लास्ट वाला पद जो होता है जिसमें चर नहीं पाया जाता, अचर पद कहते हैं। तो अचर पद जो होता है वो c होता है। a बराबर b है, और b बराबर a बराबर 2 है, b बराबर 5, और c बराबर कितना है, 3। तो देखो a b c कैसी राशियाँ हैं, अचर राशियाँ हैं कि नहीं। तो इस रूप की द्विघात समीकरण होती है। यक्स स्क्वायर प्लस 5, आपसे कोई पूछे द्विघात है कि नहीं, बताओ भाई है द्विघात। क्यों, क्योंकि x के चर की अधिकतम घात कितनी पाई जाए, 2। किस रूप की है, तो भाई ये इस रूप की है, ठीक। जिसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, ये द्विघात है कि नहीं, तो भाई द्विघात है। भले कोई संख्या अंडर रूट में हो या अंडर रूट में हो तब भी वो द्विघात होगी, ठीक। अंडर रूट में हो, माइनस में हो, कोई दिक्कत नहीं, वो द्विघात है। या इस प्रकार से लिखा है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 0। बताओ ये द्विघात है कि नहीं, भाई द्विघात है, क्योंकि ये इस रूप की पाई जा रही तो द्विघात है। तो इस प्रकार की सभी समीकरणें जो होती है द्विघात पाई होंगी। जैसे लिखा है 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0, द्विघात है कि नहीं, तो है द्विघात। अंडर रूट में आ जाए कोई अंक, कोई अचर राशियां जो है वो अंडर रूट में पाई जाएं, उनके पहले माइनस पाया जाए तब भी वो द्विघात में होती हैं, उससे द्विघात में कोई फर्क होने। द्विघात का मेन रूल है कि उसमें चर की जो अधिकतम घात होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगी। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो आप लोगों को द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा, व्यापक रूप समझ में आ गए। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट सीखने जा रहे हैं, तो ये मिटा दे रहे हैं। द्विघात समीकरण हमने बता दिया, ठीक। तो अब आगे सीखेंगे। पहला पॉइंट है द्विघात समीकरण पहचानना, बता दिया। दूसरी चीज होती है कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उसमें जो शून्यक होते हैं, देख समझ लीजिए, शून्यक उनके जो यक्स होता है वो चर, जो चर यक्स होता है द्विघात समीकरण में, जो चर यक्स होता है या वाई जो भी चर होता है उसके कितने मान होंगे। तो याद रखो बड़ा आसान है, जितने घात वाली समीकरण होगी उतने ही चर के मान होंगे। जितने घात वाली समीकरण, 2 घात वाली तो 2 चर के मान होंगे, 3 घात वाली तो 3, 4 घात वाली तो 4, और 1 घात वाली समीकरण है तो यक्स की वैल्यू कितनी होगी, केवल 1 होगी, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या, द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होते हैं। कितने होते हैं,
दो शून्यक होते हैं। एक चीज और क्लियर कर लीजिए, दो शून्यक होते हैं। शून्यक क्या है? शून्यक और इसको मूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। मूल। और इनका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जो चर होता है, चर के मान को बोला जाता है। समझ लीजिए, बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है कि शून्य क्या है, मूल क्या है। तो द्विघात समीकरण में दो शून्यक होते हैं, शून्य को ही मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मूल। और मूल होता है क्या? जो चर उसमें पाया जाता है, उसके जो मान होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उनको मूल या शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो चर एक्स वाई जो चर होगा, उसके जो मान होंगे, द्विघात समीकरण के कितने मान होंगे? दो मान होंगे, ठीक है। तो चर के जो मूल होंगे, शून्यक होंगे, वो चर के मानों को कहते हैं मूल या शून्यक। तो द्विघात समीकरण में दो मूल या शून्यक होते हैं, ठीक। तो एक बात अगली आई कि द्विघात समीकरण के मूल जो है या शून्यक हैं, जो चर के मान है, जो एक्स की वैल्यू, उनको कैसे निकालेंगे? कोई द्विघात समीकरण दी है तो उनके मूल्यों को कैसे निकालेंगे? मूलों को निकालने की कितनी विधियां हैं? तो आइए सीखते हैं मूल ज्ञात करने की विधियां। आइए सीखते हैं मूल ज्ञात करने की विधियां। 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 तो सबसे पहले मूल ज्ञात करने की विधि है नंबर 1, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि द्वारा एक होता है मध्यपद तोड़कर। मध्यपद तोड़कर। तो मूल ज्ञात करने की नंबर 1 विधि क्या है? मध्यपद तोड़कर। मध्यपद तोड़ करके निकाला जाता है मूल। दूसरा तरीका क्या है? मध्यपद तोड़ करके निकाला जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर। या तो पहले से जो द्विघात समीकरण दी होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। पहले से जो द्विघात समीकरण दी होगी पूर्ण वर्ग होगी, तो उसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। और फिर उसके गुणनखंड कर लेंगे, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर कर देंगे, मूल आ जाएंगे। एक होता है मध्यपद तोड़कर पहला, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा है द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र भाई? द्विघाती सूत्र द्वारा। अब कहोगे द्विघाती सूत्र क्या? अरे द्विघात समीकरण के मूलों को निकालने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसे द्विघाती सूत्र कहते हैं, ठीक है। द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? किसने बनाया था? श्रीधराचार्य ने या उमर खयाम ने इस सूत्र का प्रतिपादन किया था। जो द्विघात समीकरण का मध्यपद तोड़कर या पूर्ण वर्ग करके नहीं बनाया जा सकता है, या मध्यपद तोड़कर गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं, उसके लिए हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना होता है। तो इसमें हमने आपको बता दिया कि मूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, ठीक है। मूल ज्ञात द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं। इस वीडियो में बस इतना रखते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि मध्यपद तोड़कर गुणनखंड कैसे करते हैं, या पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करते हैं, या द्विघाती सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगला वीडियो देखने के लिए ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।